बेटा ये आज की वर्कशीट है, लेसन है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आपकी बुक का 9th लेसन है। तो बेटा पहले हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता क्या होती है। आनुवांशिकता हेरिडिटी, अगर आप नॉर्मल सिंपल शब्दों में समझो तो आपको पता है हम बच्चे होते हैं, हम अपने मम्मी पापा से, है ना, अपीयरेंस में मिलते हैं, हमारी शक्ल मिलती है, किसी के अपने मम्मी से बाल मिलते हैं, किसी की आवाज़ बिल्कुल मिलती है अपने मम्मी पापा से। ये तो हो गई फिज़िकल अपीयरेंस। और कुछ ऐसे गुण होते हैं जो मम्मी या पापा की आदत हैं, बच्चों में भी कई आदतें बिल्कुल वैसी ही होती हैं। तो बेटा ये होता है आनुवांशिकता, मतलब हमारे पेरेंट्स से, हमारे मम्मी पापा से हमारे अंदर जो भी फिज़िकल चेंजेस, मतलब फिज़िकल गुण आते हैं, प्रॉपर्टीज़ आती हैं या बिहेवियरल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो ये सब आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी के कारण होता है। तो इसका यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन दी है। आनुवांशिकता क्या है? विभिन्न लक्षणों का, ये लक्षण ही हो गए बेटा, चाहे देखने की बात करो, चाहे बिहेवियर की बात करो, ये लक्षण होते हैं। उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, मतलब अब जैसे हमारे मम्मी पापा की एक पीढ़ी है, फिर हमारी पीढ़ी है, और जो हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा थे उनकी अलग पीढ़ी थी। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना। और आगे इन्होंने लिखा हुआ है जनक से संतति। जनक वही है जो मम्मी पापा हैं, संतति जो बच्चे हैं, ठीक है, उसे आनुवांशिकता कहते हैं। अब अगला पॉइंट है विभिन्नता। एक ही स्पीशीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहते हैं। अब इसको आप ऐसे समझेंगे, अब हम सब इंसान हैं, है ना, हमारी जाति स्पीशीज़, मतलब मान लो हम इंसान हैं सारे। अपने मम्मी पापा को अगर अपनी फैमिली को छोड़ दो, भगवान ने सबकी 2 आँखें, नाक एक है ना, दांत दिए हुए हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, चीज़ें सबको एक दी हुई हैं, लेकिन फिर भी देखने में सब कितने अलग होते हैं, है ना। तो इसको विभिन्नता बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र और जीन्स के बारे में बताया है। इसको मैं अभी आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। थोड़ा पहले हम ये वाला पोर्शन समझ लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं बेटा? यूकैरियोटिक होते हैं जिनकी कोशिका, जो आपको पता है हम सब कोशिकाओं से मिलकर, हमारा शरीर 30-35 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इतनी सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं, और हर कोशिका में एक झिल्ली होती है बाहर, मेम्ब्रेन, और जो नाभिक होता है, केंद्रक होता है जो, ठीक है, उसके बाहर भी झिल्ली होती है। तो ये जो यूकैरियोटिक हैं, इनका जो नाभिक है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड होता है, मतलब चारों तरफ से ये झिल्ली से ढका, मतलब कवर्ड होता है, बहुत ही डिफाइंड होता है इनका केंद्रक। तो बेटा ये हमारे शरीर की कोशिका है, और अभी मैंने आपको बताया था कि कोशिका में केंद्रक होता है, ठीक है, नाभिक होता है, केंद्रक बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है। ये है यूकैरियोटिक का। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो जो उनका ये है कोशिका, उसमें जो केंद्रक होता है ना, उसकी झिल्ली नहीं होती, तो उसके अंदर, केंद्रक के अंदर जो भी सामान होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको समझाऊंगी, वैसे फैली रहती हैं। और जबकि ये जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक जिसके भी आपने वर्कशीट में बात पढ़ी है, उसमें क्या होता है, इसके अंदर जो भी सामान होता है वो एक बाउंड्री के अंदर होता है, तो वो फैला बिखरा हुआ नहीं होता, ठीक है। अब आगे करते हैं। हाँ, तो बेटा अब मैं आपको ये बाकी पोर्शन नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ नाभिक को ही बड़ा करके दिखाऊंगी। अब आप सोचना, अब ये सिर्फ नाभिक है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, इस बाकी की से हम बात नहीं कर रहे हैं, बाकी की। अब क्या होता है बेटा, ये जो नाभिक होता है ना, इसके अंदर, इस नाभिक के अंदर ऐसे धागे जैसी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, चीज़ें होती हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो ये डीएनए है, डीएनए। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए ही होता है जो पेरेंट से, माता पिता से सभी गुण बच्चों तक ले जाता है। सभी मतलब जो भी गुण आते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचो, ये डीएनए की वजह से ही होता है। तो कोशिका का जो केंद्रक है, उसके अंदर ये ऐसे ऐसे फैला हुआ पड़ा होता है। तो जब कोशिका का विभाजन होता है, मतलब आपको पता है कोशिकाएं हमारे शरीर में बनती भी, टूटती रहती हैं, तो जब एक कोशिका से नई कोशिका बनती हैं, 2 बनती हैं, तो उस टाइम क्या प्रोसेस होता है? उस टाइम ये जो धागे जैसा है, ये जो डीएनए है, ये थोड़ा सा ना
कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होता है मतलब जैसे आप सोच लो जमने लग जाता है। पहले तो ये ऐसे धागे की तरह फैला हुआ है, फिर ये जमने लग जाता है, पास पास आ जाता है, और जब पूरा ये जम जाता है तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसको ये है गुणसूत्र, फिर हम इसको गुणसूत्र कहते हैं। और जब ये ऐसे फैले हुए अवस्था में होता है तो ये क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड। ठीक है, और जब ये पूरा अच्छे से कंडेंस हो जाता है, सघन हो जाता है, जम जाता है, तो ये हो जाता है गुणसूत्र। अभी मैंने आपको बताया था ये डीएनए ही है जो कि सघन होकर गुणसूत्र बन गया है, ये बन गया है। तो बेटा अब नेचुरल सी बात है, इनके अंदर अगर मैं आपको ये बड़ा करके दिखाऊं, ये देखो, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बना के दिखा देती हूँ, बड़ा सा, तो इसके अंदर ये डीएनए है, ऐसे ऐसे होता है डीएनए। ठीक है, अब अगर बेटा ये जो डीएनए है इसको हम, ये जो मैंने नीले रंग से ऐसे क्रॉस रस्सी की तरह बना दिया है, अगर इसको हम बड़ा करके देखें तो इसके अंदर ना, मान लो मैं एक पोर्शन ले रही हूँ, इसके अंदर ऐसे तुम्हें छोटे 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 बहुत सारे गोले गोले से दिखाई देते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप जैसे हम इनको देखते हैं, इनको बोलते हैं बेटा जीन। ये जीन होते हैं, तो हम साधारण भाषा में बोल देते हैं, देखो जीन जो है वो गुणसूत्र का ही पार्ट है। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, उसी के अंदर जीन है, मतलब और ये जो डीएनए है, गुणसूत्र में जो डीएनए है उसी का अगर हम थोड़ा पोर्शन ले लें तो उसको हम जीन बोल देते हैं। ठीक है, और हमको पता है ये जो गुणसूत्र बना है वो इस डीएनए के, ये जो सेंटर में बहुत सारा डीएनए धागे की तरह फैला हुआ था, उसके बनने से ही, उसके जब वो कंडेंस हो जाता है, सघन हो जाता है, तो गुणसूत्र बनते हैं। तो आपको एक सीधी सी बात क्या देखनी है कि गुणसूत्र बने हैं डीएनए से, और डीएनए के कुछ पोर्शन को ही हम जीन कह देते हैं, और जीन्स ही होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों तक गुणों को ले जाते हैं। तो देखो हम ये पढ़ रहे थे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो नाभिक होता है वो गुणसूत्रों में आनुवांशिक सामग्री, ये पता नहीं इन्होंने लैंग्वेज कुछ गलत सी लिखी हुई है, बस सीधी सी बात है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, मतलब जैसे हम हैं, हमारे शरीर में यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जो पहले बहुत जब लाइफ स्टार्ट हुई थी और जो उस टाइम बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह थे, उनमें ये नाभिक, ये वाली कोशिका नहीं होती थी, वो होती थी प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ये जो अभी मैंने आपको समझाया है कि जो नाभिक होता है उसमें ही डीएनए होता है, और जब वो डीएनए जम जाता है, एक तरीके से आप जमना वर्ड, कंडेंस हो जाता है, तो वो गुणसूत्र बनता है। ठीक है, और जो गुणसूत्र है इसका मतलब वो डीएनए से बना है, उसके अंदर डीएनए ही भरा हुआ है, और उस डीएनए में से अगर हम कुछ थोड़े से एक पार्ट की बात करें तो उसको हम जीन कह देते हैं। तो गुणसूत्रों, ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो गुणसूत्र होते हैं उनमें ही आनुवांशिक सामग्री होती है, मतलब डीएनए होता है। अभी आपको समझाया गया है कि कैसे गुणसूत्र में डीएनए होता है। अब क्या है, आगे इन्होंने आपको बताया है कि गुणसूत्र धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं और आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। आनुवांशिक जानकारी मतलब यही, अगर डीएनए नहीं होगा बेटा, ये बहुत ही मतलब ये तो बहुत ही वैसी चीज़ है कि इसको समझना अभी इस लेवल पे बहुत आसान नहीं है, लेकिन आप बस इतना सा समझ लो, आनुवांशिक जानकारी मतलब कि भाई बच्चा जो होता है, और एक और बात होती है, देखो बेटा, जब एक बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हो सबकी नाक एक जगह पे है ना। अगर ये डीएनए ना हो तो किसी की नाक कहीं और जगह भी लग सकती है, माथे पे भी लग सकती है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो आनुवांशिक जानकारी है वो डीएनए के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। अब ये कह रहे हैं क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं डीएनए से तो बने ही होते हैं, और उनमें प्रोटीन भी होता है। वे कोशिका विभाजन, आनुवांशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? क्रोमोसोम्स। कोशिका विभाजन वही मैंने आपको बताया, जब कोशिका टूटने, मतलब जब कोशिका के दो हिस्से होने वाले होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पर,
और आनुवांशिकता वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुण ले जाना। विभिन्नता, विभिन्नता मतलब सारे गुण तो नहीं मिलते, ऐसा तो नहीं होता ना कि बच्चा बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसा होगा, तो विभिन्नता भी होती है। और पुनर्जनन मतलब रिप्रोडक्शन, दोबारा जन्म लेना। इन सब में गुणसूत्र, डीएनए या प्रोटीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बेटा यहाँ पे इन्होंने डीएनए की फुल फॉर्म दी हुई है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए जो होता है मनुष्यों में वंशानुगत सामग्री है, वही वाली बात है। सामग्री मतलब सामग्री आप समझते हो ना, सामान है। डीएनए नहीं होगा तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुण नहीं जाएंगे। और आगे ये बता रहे हैं अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर, मतलब चाहे हम मनुष्य की बात कर रहे हैं या आप कोई भी जानवर ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, उसकी कोशिका में समान मात्रा में ही डीएनए होता है। कहने का मतलब है अगर हमारे शरीर में 30 खरब कोशिकाएं हैं तो हर कोशिका में डीएनए बराबर मात्रा में होगा। अधिकांश डीएनए कोशिका नाभिक में स्थित है। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे जो हमारी ये कोशिका है उसका जो नाभिक है हमारा, इसी में डीएनए बिखरा हुआ पड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं इसका थोड़ा बहुत पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, जो कि नाभिक से बाहर होता है, कोशिका के अंदर होता है। आपने पढ़ा हुआ है जैव प्रक्रम वाले लेसन में, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी हाउस। और वो भी आपको पता होना चाहिए क्यों कहते हैं, क्योंकि वहीं पर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो हमारा पचा हुआ भोजन है वहाँ लाया जाता है रुधिर वाहिकाओं के द्वारा, और जो ऑक्सीजन है वहाँ जाती है, उन दोनों की रिएक्शन होती है तो ऊर्जा निकलती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। इसलिए उसको ऊर्जा का घर कहते हैं हमारी कोशिकाओं का, हमारे शरीर का। तो अगर आपसे पूछा जाए डीएनए कहाँ मिलता है तो इसका अधिकतर भाग तो नाभिक में मिलता है, पर थोड़ा बहुत इसका भाग माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। आगे है लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। अब ये क्या है, इस लाइन को अच्छे से समझना है हमें। लक्षण, इंग्लिश में लक्षण को कहते हैं ट्रेट। जैसे मान लो आपके घुंघराले बाल हैं, ठीक है, मान लो मेरी मम्मी के घुंघराले बाल हैं, तो वो उनकी एक अलग से विशेषता हो गई, उनके बालों की, उनका लक्षण हो गया। और वो लक्षण हो सकता है मेरे अंदर आ जाए, हो सकता है ना भी आए। कई बार आपने देखा होगा मम्मी पापा हैं, मम्मी के बाल घुंघराले हैं या पापा के बहुत घुंघराले बाल हैं, मम्मी के नॉर्मल बाल हैं, पर जो बच्चा है उसके बाल बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मम्मी के गुणों को ले लिया, मम्मी का जो जीन था वो ज़्यादा हावी हो गया पापा के जीन के ऊपर, ठीक है। तो अब ये तो एक लक्षण हो गया जो कि हमारे शरीर के अंदर से ही आया है। और बेटा कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट द्वारा। वो कौन से लक्षण होते हैं? मान लो एक मम्मी पापा हैं जिनको बिल्कुल गाना ही नहीं आता है, पर जो बच्चा है वो बहुत अच्छा गाता है। अब वो गाता है मतलब क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसको सिखाया म्यूज़िक, तो वो बहुत अच्छा गा रहा है। तो ये जो लक्षण है उस बच्चे का पर्यावरण से लिया हुआ है, ठीक है। और जो वैसे हमारे बिहेवियर के, हमारे जो व्यवहार है उसके गुण हैं, और जो लुक्स हैं वो हमारे नेचुरल, मतलब वो हमारे मम्मी पापा से हमें मिले होते हैं। तो बेटा अब हम इस वाले पार्ट पे आते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया है नाभिक में गुणसूत्र हैं, ये नाभिक में ये डीएनए ऐसे फैला हुआ है, जब वो कंडेंस होता है तो वो इस रूप में आ जाता है। इसके अंदर डीएनए भरा होता है, ठीक है। ये पूरा इन्होंने डीएनए दिखाया, डीएनए का ये। और अगर हम उस डीएनए में से थोड़ा सा एक पार्ट ले लेते हैं तो उसको जीन कह देते हैं। अब बेटा अब इसको एक और ध्यान से समझना है। जैसे मान लो ये हमारा एक गुणसूत्र है, जैसे इन्होंने बनाया, मैंने इस तरीके से बना दिया। तो होता क्या है, मान लो एक जीन यहाँ से ले लिया मैंने एक पार्ट, और इसके एकदम सामने वाला यहाँ से ले लिया, तो इनको हम कह देते हैं अलील, अलील कह देते हैं। और ये क्या होता है, जैसे एक पार्ट मम्मी की तरफ से आता है और एक पार्ट पापा की तरफ से आता है, ठीक है, इनको हम अलील कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने अलील वर्ड दिया है। जीन आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जीन में 2 प्रतियां होती हैं, ठीक है, जिन्हें अलील कहते हैं। मैंने भी आपको समझाया। प्रत्येक माता पिता से, मतलब एक मम्मी की तरफ से मिलता है हमें और एक पापा की तरफ से। तो एक जीन के अलील विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार हैं। इसके ये जो लाइन है ये हम आगे वाली वर्कशीट में अच्छे से समझेंगे।
कहने का मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर एक मम्मी पापा के बाल घुंघराले हैं, मम्मी के प्लेन हैं, तो हो सकता है बच्चे के घुंघराले बाल भी हों और हो सकता है उनके अपने मम्मी जैसे अच्छे बाल भी हो सकते हैं, मतलब सॉफ्ट सिल्की बाल। तो ये डिपेंड करता है कि किस अलील ने, जीन के किस हिस्से ने मतलब ज़्यादा अपना रूप वो दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाई, और वो बच्चे के अंदर आ जाता है। इसको हम आगे आने वाली वर्कशीट्स में करेंगे। अब आगे ये है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, कि भाई कैसे विभिन्नताएं आती हैं। पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को, अब इसका समझ लो, पूर्ववर्ती समझ लो मम्मी पापा, और वंशागति मतलब जो बच्चे हैं उनको एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। शारीरिक विकल्प मतलब कि वो देखने में कैसे हैं, ठीक है, और विभिन्नताएं मतलब क्या समानताएं हैं उनके अंदर अपने मम्मी पापा की, और क्या विभिन्नताएं हैं। ये होता ही है। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। जैसे बेटा ये मैं पूरा आपको पैराग्राफ यहाँ से समझाना चाहती हूँ। इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है अलैंगिक जनन का। अलैंगिक मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। जैसे अब हम मनुष्य हैं और जानवर हैं, उनमें तो एक मम्मी और एक पापा चाहिए होते हैं, लेकिन जैसे फूलों में होता है या अमीबा वगैरह में होता है तो वो अलैंगिक होता है, अकेला एक ही उसमें पेरेंट होता है। तो क्या होता है बेटा, जब इसका विभाजन होता है, इसका जनन, इसमें से जनन होता है, तो आप देखोगे कि जो दो बच्चे हुए हैं, या संतति बोल दो, यहाँ पे बच्चे वर्ड नहीं बोलेंगे, उनमें कुछ ना कुछ हल्की फुल्की विभिन्नता होती है, ठीक है। जैसे देखो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये पूरा तो नीला था, ये समझ लो इसका सर है, ये इसके हाथ हैं, ये पैर है, और ये है। मैं उदाहरण बता रही हूँ। अब जब दो बच्चे हुए, देखो इसके यहाँ पर फ़र्क आ गया, इसके यहाँ पर हरे रंग से दिखा दिया, सिर्फ बहुत कम फ़र्क आया है। लेकिन अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब ये जनन होगा इसमें, तो अब जो इससे दो हुए उनमें इनसे भी ज़्यादा विभिन्नता है। देखो इसका सिर्फ सर लाल रंग का था, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर ये लाल हो गया, इसके एक इस चीज़ में फ़र्क आ गया, इसमें भी फ़र्क आ गया। तो ऐसे क्या होता है, विभिन्नताएं बढ़ती जाती हैं। अब जैसे हम मनुष्य बने हैं, हम कहते हैं ना हमारे पूर्वज बंदर थे, वन मानुष थे, उन्हीं से हम विभिन्नता होते होते, चाहे इसमें हज़ारों साल लग गए, ठीक है, अब हम बन गए हैं। तो ये इस कारण से होता है।